नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों वो एक पुरानी फ़िल्म है, झुमरू है उसका नाम और उसका एक गीत है जो किशोर दा ने गाया है। कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, हम किसी के ना रहे, कोई हमारा ना रहा। आजकल अरविंद केजरीवाल इस गीत को गा रहे हैं रात-दिन। किसी के सामने नहीं बस अकेले में गाते हैं। क्यों? आपको याद है ना इंडी लायंस की 3 बैठक हो चुकी हैं। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ना तो लोगो बना, ना तो सीट का बँटवारा हुआ, ना तो अभी तक इंडी अलायंस ने अपना कोई लीडर घोषित किया है। यानी कि कहने को मीटिंग 3 हो चुकी हैं, लेकिन उसमें से निकल के कुछ भी नहीं आया। मुंबई की मीटिंग में ये तय हुआ कि 14 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो सभी राज्यों की स्थिति पे नज़र रखेगी, बताएगी कैसे क्या करना है। लेकिन ये बात पुरानी है। मीटिंग में कुछ नहीं हुआ। इस बैठक में सबसे बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह अचानक से पुरानी फाइलें खुलती हैं, शराब घोटाले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब संजय सिंह कस्टडी में हैं। इतना सब होने के बाद भी कांग्रेस और उन 14 लोगों ने केजरीवाल के आंसू नहीं पहुँचे। वो 14 लोग जिनकी इंडी अलायंस ने कमेटी बनाई थी। कांग्रेस ने थोड़ा-सा ये कहा कि बड़ा बुरा हुआ और साथ में ये भी जोड़ दिया कि पंजाब में सुखपाल सिंह खैरों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये कानूनी कार्रवाई है। इसके अलावा सब तरफ शांति। तो आज इसी पे बात करते हैं कि इंडी अलायंस संजय सिंह की गिरफ्तारी पे चुप क्यों है? क्या इंडी अलायंस में कहीं टूटन की आवाज़ आ रही है? आज की मेरी चर्चा के मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल भास्कर जी। मैं उनको जोड़ लेती हूँ। सर नमस्कार। आपका बहुत-बहुत नमस्कार स्वागत है मेरे चैनल पे। जी, और आपके सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। सर इंडियन अलायंस इतनी शांत क्यों है? संजय सिंह गिरफ्तार हुए, मात्र एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट जैसा कुछ हुआ और उसके बाद अब सब कुछ शांत है। तो क्या है ये सब? क्या मानते हैं आप? देखिए, ये जो इंडी अलायंस है, इसकी शांति या इसकी मजबूती, इससे जुड़े भी जितने भी सवाल हो सकते हैं, उन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले सबसे जरूरी ये होगा कि इस गठबंधन की अंतर संरचना को समझ लें। जी। अब कुल 28 दल इसमें शामिल हो गए हैं। जी, जी। उनमें से 7 दल ऐसे हैं जो कांग्रेस से अलग होकर बने हैं, यानी कांग्रेस से टूट कर बने हैं। 7 दल ऐसे हैं जो कभी एनडीए का हिस्सा रहे और अपनी नाराजगी की वजह से यहां से टूटकर और उस इंडिया अलायंस का हिस्सा बन गए। जी। बाकी जो 14 बचे हैं, इसमें भी दिलचस्प ये है कि इन 14 में से भी अधिकतर वो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जिनका जन्म ही कांग्रेस विरोध के लिए हुआ था। जी। ये कांग्रेस विरोध की राजनीति के पुत्र हैं, मतलब उनसे जन्मे हैं ये दल। जी। तो अब अगर ऐसे दलों का एक समूह या गठबंधन बन जाता है, तो हम उसे राजनीतिक भाषा में कभी नेचुरल अलाय नहीं मानते। जी। उनको एक स्वाभाविक दोस्त मानना मुझे लगता है कि एक बड़ी भूल होगी। वैसे तो कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता और हर तरह की दोस्ती और हर तरह की दुश्मनी दोनों के लिए हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। बावजूद इसके जो इतिहास रहा है इन दलों का, जैसा मैंने पहले कहा, तो उस जी। पर अगर आप गौर फरमाए तो हम ये कतई नहीं स्वीकार कर सकते कि यह एक सामान्य या स्वाभाविक गठबंधन बना है। जी। हम सब जानते हैं कि यह गठबंधन बना क्यों है, और यह बात बहुत पहली नुमा है नहीं, क्योंकि खुद जो इंडी अलायंस बना है उस गठबंधन ने के नेताओं ने स्वतः इसको स्पष्ट किया है कि वो गठबंधन आखिर बना क्यों। जी।
उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भाजपा विरोध की राजनीति है। जी, जी, कई बिल्कुल। सारे उसके पहलू भी हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जी, चाहे वो उनके जो अलग-अलग राज्यों में भाजपा का विस्तार हो और उनके क्षेत्रीय दल और खास करके राष्ट्रीय दल जो कांग्रेस है, उनका सिमटता जनाधार हो। ये सारी चुनौतियां जो हैं, ये सारे संकट ने मिलकर इन सबको इकट्ठा तो कर दिया, जी, मगर इनके लक्ष्य अलग-अलग आज भी हैं। वेरी ट्रू। आपको आपको इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी, मैं थोड़ा और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे जी। अभी 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, हुँ, हुँ। विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में होने जा रहे हैं। उनमें 3 तो प्रमुख हैं, जिनको हम जी, मानते हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य जी, प्रदेश है, ये 2 बड़े राज्य हैं और यहाँ पर बड़े राज्य। लोकसभा की भी सीटें बहुत ज्यादा हैं। जी, जी, और बिल्कुल। तीसरा जो राज्य उसमें छत्तीसगढ़ भी है। बाकी 2 छोटे राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो इन 3 राज्यों की बात करें तो एक अद्भुत किस्म का एक गठबंधन का समीकरण देखने को आपको मिलेगा जो ऐतिहासिक है, जी, जो इतने वर्षों में 70-75 साल की जो हमारी लोकतंत्र की यात्रा है उसमें आपको कहीं वो दिखेगा नहीं। जी, वो जी, ऐसे कि जैसे कि अब जैसे ये चुनाव है, अभी जो पिछली एक बैठक हुई थी इस गठबंधन के समन्वय उसकी समिति की बैठक हुई थी, जी, जो पिछले 13 सितंबर को, जहां तक मुझे याद है, शरद पवार जी के दिल्ली निवास पर ही यह बैठक हुई थी। जी, तो जी, दो जी, तीन चीजों पर उस पर चर्चा हुई थी जी, और उसमें एक प्रमुख चर्चा तो ये भी थी कि भाई हमारा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, हमें एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि हुँ, हम हुँ। हमारा गठबंधन का फ्रेमवर्क क्या होगा और हम किस तरह से अपनी रणनीति बनाएंगे। पहली चीज, जी, अब तक उस दिशा में कोई प्रगति हमें होती भी दिखती नहीं है। हुँ, हुँ। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी जिसको लेकर मैंने कहा कि बड़ा ये अद्भुत समीकरण बनाता है, वो इस तरह की ये तय हुआ कि चुनाव में सारे दल कैसे एक साथ मिलकर लड़ेंगे। जो राज्य विधानसभा के चुनाव अभी होने हैं, लोकसभा चुनाव की बात तो अभी दूर है। तो बात ये निकल करके आई कि हमें एक संयुक्त रूप से रैलियां करनी चाहिए उन राज्यों में जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। जी, जी, मगर ये प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से दिया गया, लेकिन इसका जी, विरोध जी, हो गया। जी, विरोध ये हुआ कि तमाम दलों ने कहा कि, और खास करके उसमें आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बड़ी मतलब प्रखर तौर पर इसका विरोध किया और साथ में तृणमूल कांग्रेस ने भी। जी, वह उनका कहना था कि देखिए ये जो हमारा गठबंधन है ये विधानसभा चुनाव के लिए तो है नहीं, जी, हमने ये गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाया है। तो फिलहाल इसका प्रयोग हम राज्यों के विधानसभा चुनाव में नहीं करेंगे और हम जी, जी, चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। तो अगर हम चुनाव अलग अलग लड़ेंगे तो हमारे संयुक्त रैली का क्या तात्पर्य होगा, उसका क्या औचित्य होगा। तो हम ऑब्वियसली। प्रचार भी अलग अलग ही करें, हम प्रचार जी, भी अलग अलग ही करेंगे। अब जी, ये देखिए जो मैंने कहा अद्भुत नमूना, हुँ, इसलिए अब जो आम आदमी पार्टी है वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, जी, इन तीनों राज्यों में जो राजमाइश करने जा रही है, जी, वो इन तीनों राज्यों में लगभग सभी सीटों पे जहां तक उनका सामर्थ्य होगा उतनी सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रही है। जी, जी, और ये ऐसा करने वाली आम आदमी पार्टी अकेली नहीं है उस गठबंधन का घटक, समाजवादी पार्टी भी उसी की राह पे है। सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ जी, को उन्होंने फिलहाल छोड़ दिया है। बट इन 2 बड़े राज्यों में जहां लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं, वहां पर वो भी चुनाव लड़ेंगे। जी, अब आप कल्पना करें कि इन राज्यों में अभी जो चुनाव आसन्न है हुँ, उसमें हुँ, सभी दल एक दूसरे को कोसेंगे और मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। और वेरी ठीक ऑब्वियस। 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद स्थिति ये बनेगी कि ये हुँ, सब इकट्ठे होकर के किसी और को कोसेंगे और अपनी दोस्ती दिखाते हुए अपने लिए वोट मांगेंगे। हाँ, हाँ,
तो आखिर हमने मतदाताओं को क्या समझ रखा है? क्या मतदाता इतने बेवकूफ हैं कि हमने आज एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला बातें की और अपने अपने वादे किए और फिर अब उन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जी, और आधा साल भी नहीं बीते और हम कहें कि न साहब हम तो एक हैं, अब हमें फलाने के खिलाफ हमें वोट दे दो। तो मैंने इसलिए कहा कि यह भारतीय राजनीति में एक अद्भुत प्रयोग होने जा रहा है। जी, जी, अब ये प्रयोग कितना सफल होगा, इस पर हम लोग अभी से कयास लगा सकते हैं। जी। आपने तो सही कहा। जी, जी। कैरी ऑन। अब जो बात आपने कही कि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कोई आंसू बहाने नहीं आया, अब याद कीजिए कि अभी 2 हफ्ते पहले पंजाब में जो कांग्रेस के विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा, जी, उनको एक 8 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। जी, जी, गिरफ्तार किसने किया है? पंजाब पुलिस ने। जी, तो इस गिरफ्तारी पर कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आए जी, जी, और बड़े मजेदार चीज देखिए कि जो पंजाब कांग्रेस है, जो कांग्रेस का पंजाब प्रदेश संगठन है, उसने इसका खुला विरोध किया और कहा कि यह दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है, यह शत्रुतापूर्ण कार्रवाई है। जी, लेकिन उस मुद्दे पे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो था दिल्ली में बैठा, वो लगभग चुप्पी साधे रहा। लेकिन लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब यह नहीं था कि टीस उनकी कम थी, टीस उनकी भी उतनी ही गहरी रही। जी, लेकिन कई बार होता है कि हम किसी एक दूसरे लक्ष्य के लिए एक लक्ष्य को कुर्बान करते दिख जाते हैं, तो लगभग वैसी स्थिति यहां थी जी, कि जी, एक मैसेज न जाए बाहर कि गठबंधन के अंदर भी आपस में मतभेद है, मनभेद है, एक टूट है। इस बात को ढके छुपे रखने के लिए यहां पर चुप्पी साधी गई कुछ हद तक। जी, लेकिन जैसे मैंने कहा, टीस तो गई नहीं, टीस तो रही। तो अब जब बाजी पलट गई, अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जब गिरफ्तार हुए, तो भी कांग्रेस की तरफ से अलग अलग नेताओं के कुछ अलग अलग बयान आए। जी, उदित राज ने बड़ा विरोध किया, जमकर विरोध किया। लेकिन जो केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा, क्योंकि उनका बयान ज्यादा महत्वपूर्ण था, उन्होंने लगभग तंज कसा और उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है, ये भी उचित नहीं है, और जो पंजाब में खैरा को गिरफ्तार किया गया वो भी उचित नहीं था। जी, अब यानी देखिए, उन्होंने इशारे इशारे में अपनी नाराजगी भी जता दी। हाँ, कि जो आपके साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है मेरी नजर में, मगर आपने जो किया वो भी गलत था। जी, जी, तो कुछ इस तरह की दोस्ती निभाई जा रही है, जिस दोस्ती के पीछे एक गहरी दुश्मनी छुपी हुई है। बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो जाहिर तौर पर ये जो गठबंधन की आपको दोस्ती दिख रही है, मैंने आपके साथ पिछली भी जो 1-2 शोज की उसमें भी मैंने जब कभी इसका संदर्भ आया तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनकी दोस्ती कितनी गहरी है, इसका लिटमस टेस्ट होना है, अभी बाकी है। वो लिटमस टेस्ट, एक लिटमस टेस्ट से वो अभी फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा संयोजक कौन होगा। जी, जी, उन्होंने 18 जुलाई को ये यूपीए का नाम बदल के जो है इंडी गठबंधन तो रख दिया। अच्छा, यहां भी एक मजेदार चीज देखिए, आपने एक यूपीए गठबंधन का नाम बदल दिया, आपने यूपीए गठबंधन को भंग नहीं किया। बहुत से लोग आज कहते हैं नहीं वो भंग हो गया। मैं पूछता हूं, अगर वो भंग हो गया तो आप बताएं, आप उसके साथ ये भी बताएं कि जी अब सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन नहीं है। अगर भंग हो गया तो वो चेयरपर्सन भी नहीं है, मगर ऐसा तो कहीं आपने न किसी बयान में कहा, न किसी आपके लिटरेचर में यह बात दिखती है, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इस बात की घोषणा करी है। तो खैर,
उसका नाम बदले हुए आज 18 जुलाई से हम आज अक्टूबर के पहले हफ्ते में बैठ गए। जी जी, 7 तारीख। लेकिन आप देखें कि उनका आज तक कोई संयोजक तय नहीं हो पाया। जी बिल्कुल। पटना की बैठक में कहा गया, ये तो शुरुआती बैठक थी, हम तो एक जी दूसरे जी का मन मिजाज समझने के लिए बैठे थे। जी जी फिर बेंगलुरु में बैठक हुई, तो बेंगलुरु की बैठक में कहा गया कि ठीक है, हमने आगे की रणनीति हमारी क्या होगी, हम आगे का रोडमैप क्या होगा हमारा, हमने वो जी। आज की मीटिंग में तय कर लिया। हम्म। बहुत अच्छी बात है। घोषणा तब भी कुछ नहीं हुई। उसके बाद फिर मुंबई की बैठक हुई, और मुंबई की बैठक के बाद कहा गया ने हमने बहुत सारी चीजें तय कर ली। क्या? हमने समन्वय समिति बना ली। अब समन्वय समिति बनाने की प्रक्रिया क्या थी कि सभी दलों से कहा गया कि आप एक एक अपने नाम बता दें। हम्म। इसमें आम सहमति की कोई बात नहीं थी, सबने एक एक नाम दे दिए जी और उन नामों को लेकर के एक समिति बना दी गई। फिर यह तय हुआ कि हम अब आगे की कार्रवाई रणनीति तय करेंगे, हम अपना एजेंडा सेट करेंगे। वो आज तक कहीं दिखा नहीं। जो बात मैंने आपसे पहले कही कि यह तय किया गया कि हम अब तमाम राज्यों में संयुक्त रैलियां करेंगे। जी अब फिलहाल तो वो राज्यसभा के चुनाव तक के लिए मुलतवी हो गया। तो भाई, बिल्कुल। जब इन तीन दलों ने कह दिया कि साहब अभी हम हमारा गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है, तो विधानसभा चुनाव में हम क्यों कर ऐसी रैली करेंगे, हम जी तो अलग अलग जाएंगे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा अब रैलियां भी अलग अलग करेंगे। और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जी तो अब वो जो बात थी, वो संयुक्त रणनीति वाली बात, फिलहाल वो भी बक्से में दिखती है, बंद है, वो जी खुलकर आज तक सामने नहीं आई। जी जी अब थी बात कि नहीं, एक संयोजक बनाया जाएगा। वो संयोजक कब बनेगा, बड़ा सवाल है। इसको जी सत्ता पक्ष के लोग भी अक्सर उठाते पूछते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा इनकी एकता का, इनकी एकजुटता का। क्योंकि आपको किसी एक नाम पर सहमति जतानी होगी, जी जी उसकी कोई गुंजाइश दूर दूर तक अभी दिख नहीं रही है। जी पहले नीतीश बाबू इस बात को लेकर बड़े उत्साहित थे, जी माना जा रहा था कि वही, चूंकि उन्होंने ही यह पहल की है तो शायद वही इसके सूत्रधार भी होंगे, वही संयोजक बना दिए जाएं। लेकिन बाद के जो घटनाक्रम होते चले गए, उसमें कहीं दूर दूर तक नीतीश बाबू अब दिखते नहीं है। अब वो जो सबसे अग्रणी थे, नेतृत्वकर्ता थे, नेता थे, वो अब कहीं ना कहीं वो पीछे बैक वेंचर हो गए हैं उसी गठबंधन में। क्योंकि उनके, जी अब आप देख लीजिए, पिछले मीटिंगों में भी और मीटिंग के बाद भी, कोई पटना मीटिंग के बाद की बात मैं कर रहा हूं, चाहे हाँ बेंगलुरु मीटिंग हो, चाहे मुंबई मीटिंग हो, चाहे इन दो मीटिंगों के बाद का ये महीने गुजरे, इनमें आपको एनडीए, इंडी अलायंस के किसी मंच या किसी क्रियाकलाप में, कोई गतिविधि में आपको कहीं नीतीश बाबू का चेहरा प्रमुखता से नहीं दिखेगा। जी तो अब ये सवाल यही है कि आखिर ये जो पहला लिटमस टेस्ट था, वो लिटमस टेस्ट करने से आप डर रहे हैं, आपने आप उस स्थिति में जाने से आप परहेज कर रहे हैं फिलहाल, कि शायद कहीं जी ऐसा ना हो कि अभी से उस गठबंधन में जो एक स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के लिए वैमनस्य रहा है, वो उभर कर सामने ना आ जाए। जी वो भाजपा विरोध की राजनीति पे कहीं उनकी जो अंदरूनी कला है, या जो अंदरूनी एक दूसरे के खिलाफ जो वो अब तक राजनीति करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, वो उनका आचरण, वो उनका चरित्र भारी न पड़ जाए। तो लिहाजा उस मामले को भी अभी उन्होंने छोड़ रखा है। और जो सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है जो होना है, वो तो जी सीटों जी के बंटवारे को लेकर होना है। जी जी वो सबसे बड़ी बात है। अभी देखिए, आपको उसका एक बहुत शानदार एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। जी अभी किसी और राज्य में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। दबे छिपे एक बात दिल्ली को लेकर जरूर पिछले दिनों आई थी
जिसमें कहा जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि शायद अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली के ये जो कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से बात हुई है और वो शायद 3 सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गए हैं। 7 में से 3 आप लड़ जाइए, 4 हम लड़ जाएंगे। पर अभी इसको प्रामाणिक तौर पर हम इसको या आधिकारिक रूप से हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि इसकी आधिकारिक कोई घोषणा अभी हुई नहीं। जी। लेकिन एक मजेदार चीज हो गई, वो हो गई जम्मू कश्मीर में। जी। जम्मू कश्मीर में कुल 5 सीट हैं। 3 सीट कश्मीर में आती है संभाग में और 2 सीट जम्मू संभाग में। पहले जब बैठक हुई थी मुंबई वाली, तो उस बैठक के बाद जो पीडीपी की नेता हैं महबूबा मुफ्ती जी। उन्होंने कहा था कि चूंकि फारूक अब्दुल्ला हमारे राज्य के सबसे बड़े नेता हैं, तो इसीलिए लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भी सीटों को सीटों के बंटवारे की बात होगी या जो एक कहते हैं ना रणनीति बनेगी, उसमें जो फैसला फारूक अब्दुल्ला साहब लेंगे हम वो स्वीकार्य होगा। जी। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, अपना बड़ा दिल दिखाया उन्होंने कि साहब फारूक साहब चूंकि सबसे वरिष्ठ नेता है हमारे राज्य के, इसलिए हम उनकी रहनुमाई में चलेंगे, उनके नेतृत्व में चलेंगे, हम उनकी बात मानेंगे, उनके फार्मूले हमें मान्य होंगे। अभी हाल में उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि साहब हम जो कश्मीर की 3 सीटें हैं जी। उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। जी। जी। एनसी उस पे तीनों पे हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अब जब उन्होंने तीनों सीट पर अपने कैंडिडेट उतारने की घोषणा कर दी तो पीडीपी की नेता के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि भाई ये कौन सा गठबंधन बनेगा, मेरा तो सुपड़ा ही साफ कर दिया आपने। हम जम्मू में जाके क्या लड़ पाएंगे, वो तो भाजपा और का एक तरह से कहें कि उसके वर्चस्व वाली सीटें हैं। तो जो घाटी की सीटें हैं वो उसमें तो तीनों आप ले गए, तो हम क्या यहाँ पे हरि कीर्तन करेंगे। जी। जी। अब उनके सामने बहुत अजीब गरीब स्थिति पैदा हो गई है। बहरहाल उनके नेता ने कहा भी, उनके मुफ्ती महबूबा सईद ने बेशक न कहा, लेकिन उनके जो दूसरे तीसरे दर्जे के नेता हैं, उन्होंने पायदान के नेता है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सब जो या इस तरह की जो है चुनाव व्यवस्था, ये हमें मंजूर नहीं है, हम इसे नहीं मान पाएंगे। तो अब देखिए, एक राज्य जहां थोड़ी सी चर्चा शुरू हुई, वहीं पे आपस में तनातनी की स्थिति पैदा हो गई है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये अभी बहुत गुडी हमें एक कहते हैं ना कि एक तस्वीर दिख रही है। हाँ, पर वैसा है नहीं। वो तस्वीर, असली तस्वीर क्या निकलेगी, वो जब नेगेटिव धुलेगा इनका सेट शेयरिंग वाले रसायन में, तो जब उनकी जो इनकी एकता, इनकी एकजुटता, इनकी दोस्ती का जो नेगेटिव है, वो जब उस चुनाव के लिए जो सीटों के समीकरण के रसायन में धुलेगा, तब जो तस्वीर निकल के आएगी, जी। जी। वो असली तस्वीर बनेगी इस गठबंधन की। बहुत सही कहा आपने सर। एक बार फिर से मैं संजय सिंह की गिरफ्तारी की ओर चलती हूँ। आम आदमी पार्टी ने ये कहा था द वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, कि वो देश भर में प्रदर्शन करेंगे सभी पार्टियों के साथ मिल करके। दे मीन्स की मतलब इंडिया अलायंस के जो लोग हैं सब मिल करके इसका विरोध करेंगे। लेकिन आप देखिए, बिल्कुल शांति है। तो इससे ये भी लग रहा है कि मतलब इस जो विपक्षी गठबंधन की जिसे हम इनका गठबंधन कह रहे हैं, इस वाले मामले में ये आम आदमी पार्टी बनाम केंद्र की लड़ाई बन के रह जाएगी। क्या कहते हैं आप सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे अभी आप देखें ना, जो एक समन्वय समिति की बैठक अभी हुई है, जी। जी। मेरे ख्याल में ये पिछले महीने की तारीख में भूल रहा हूं, और उसमें तय हुआ था कि हम भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक संयुक्त रैली करेंगे। जी। आज 7 अक्टूबर हो गए। कहाँ है वो रैली?
तो बड़ा मुश्किल है। जो मैंने पहले शुरू में ही आपके सवाल का जवाब देते हुए एक बात कही थी कि दोनों केवल एक दूसरे के हार या एक दूसरे की मुसीबत को एंजॉय कर रहे हैं। जी, कम जी। से कम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जी, जी। ये एक दूसरे के संकट को अपने लिए राहत मान रही है। अंदर 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 की बात यह है। बड़ा आपने और सही इसीलिए शब्द इस्तेमाल किया कि उनके संकट को एन्जॉय कर रहे हैं ये। हाँ, बिल्कुल, उनके संकट को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना, ये आम आदमी पार्टी किस पार्टी को खत्म करके आई है? कांग्रेस को। जी। हुँ, हुँ। पंजाब में किसको खत्म करके आई? कांग्रेस को। हुँ, हुँ। और इन्हीं दो स्टेटमैन की सरकार चल रही है आम आदमी जी। पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कैसी दोस्ती हो सकती है? कैसी दोस्ती की हम कल्पना कर सकते हैं? वो वैसे सही ही दोस्ती है कि एक दोस्त दूसरे को फंसा दे और जब वो पिटने लग जाए तो दूसरा बैठ के ताली बजाए। ये वैसी ही बिल्कुल, दोस्ती चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप। सही कह रहे हैं वरना आप। आप देखिए, आप संजय सिंह के मुद्दे पे या कोई भी मुद्दा है, अभी चलिए पहले संजय सिंह की बात कर लेते हैं। संजय संजय सिंह का सिंह की मुद्दा गिरफ्तारी हुई, जी। उस पर सिवाय आम आदमी पार्टी के 100, 200, 400 कार्यकर्ताओं के क्या किसी और दल का एक भी कार्यकर्ता उसमें शामिल हुआ? बिल्कुल नहीं। या फिर उन्होंने जो भाजपा मुख्यालय पे प्रदर्शन किए, उस प्रदर्शन में किसी, कम से कम भाई कांग्रेस का, मान लिया समाजवादी पार्टी का मौजूद नहीं, यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड का नहीं है, टीएमसी का नहीं है और डीएमके का नहीं है, तो कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ता तो है दिल्ली में। जी, जी। जब 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 सोनिया से पूछताछ होती है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तब तो बड़ी संख्या में कांग्रेसी सड़क पे उतर जाते हैं और रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। तो जब संजय सिंह की गिरफ्तारी पे उनको सांप क्यों सूंघ गया? वो क्यों नहीं आए सामने? बड़ा भाई सवाल है। ये तो आपस में और त्वरित एक व्यवस्था बन सकती थी। एक जी। दूसरे से नेता आपस में बात कर सकते थे कि ऐसी स्थिति है, देखो 8 घंटे से पूछताछ चल रही है, वो हो सकता है कि गिरफ्तारी हो जाए या कुछ भी, और हम प्रदर्शन करेंगे, आप भी आ जाओ हमारे साथ। नहीं आए, एक वहाँ कार्यकर्ता तो कांग्रेस का नहीं दिखा। वहाँ तो कोई फेस सेविंग तक के लिए नहीं पहुँचा कि मतलब अपना चेहरा ही दिखा दे। आम आदमी पार्टी का ही कोई नेता बता दे जो पहुंचा हो। जी, सबको अपनी-अपनी चिंता हो रही है ना। एक सर स्वाभाविक। बात एक और बात है, बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है। अब इस पर भी देखिए राहुल गांधी ने एक ज़रा-सी आवाज़ उठाई, उनका तो ये थोड़ा-सा इश्यू था भी, लेकिन उसके बाद इस मुद्दे पे पूरी तरह से शांति है। कहीं कोई आवाज़ नहीं है इसको लेकर के। इस मुद्दे पे भी इनका जो गठबंधन है, वो क्या साउंड कर रहा है सर मैं जानना चाहूँगी आपसे? नहीं देखिए, इससे इसके पक्ष में वही दल है जिनको जाति राजनीति से बड़ा लाभ मिलता रहा है, जी। या जिनका राजनीतिक चरित्र ही जी। जातिवाद रहा है। अब जी, जी। उसमें उसमें चाहे आरजेडी हो, हम सबको पता है कि वो एक जाति विशेष की राजनीति करने वाला दल रहा। हुँ। कुछ कुछ नीतीश कुमार का जो जनता दल यूनाइटेड है बिहार में, उसकी स्थिति भी कुछ कुछ इसी तरह की रही है। वो भी एक विशेष जाति को लेकर के, यहाँ नाम उल्लेख करना उचित नहीं होगा, मगर ये सब जानते हैं कि उनकी राजनीति का आधार भी एक जाति विशेष है, एक जाति वर्ग है, जिसके वोट बैंक के आधार पे उनकी राजनीति चलती है। लगभग यही स्थिति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है। जी। तो ये 2-3 दल और उसके साथ में कांग्रेस, जी। क्योंकि अभी कांग्रेस के साथ क्या है कि कांग्रेस बदहवास की स्थिति में, उसे कुछ पता नहीं चल रहा कि दरअसल हमें जाना किधर है। उसको सिर्फ एक अंदर से बेचैनी है कि जैसे भी करके हो मोदी सरकार को सत्ता से हटाना और शायद अपने लिए वापसी का रास्ता बनाना है, सत्ता में वापसी का। इसके लिए कोई कुर्बानी देनी हो, किसी से हाथ मिलाना हो, किसी से समझौता करना हो, अपने ही पुरानी नीतियों से पलट जाना हो,
यू टर्न लेना हो, उसको ऐसी किसी भी धतकर्म से कोई गुरेज नहीं है। जी, सही कह रहे हैं आप। आपको पता है, हम सब जानते हैं कि इस देश में जो आखिरी जाति जनगणना हुई थी वो हुई थी 1931 में, 31 में हुई थी। यानी आजादी से भी पहले। जी। अच्छा, आजादी के बाद 65 साल में जनगणना हुई, लेकिन जनगणना तो लगभग हर 10 साल पे होती रही। जी। पिछली जनगणना जरूर ड्यू है जो 2021 में हाँ। होनी थी। आखिरी जी, जनगणना जी। 2011 में हुई। कोविड जी, की जी। वजह से हम 2021 की जनगणना नहीं कर पाए थे और वो अभी तक लंबित है। हुँ, हुँ। खैर, लेकिन जो इतनी सारी जनगणनाएं हुई देश में, वह जनगणना करना किसी स्टेट का काम नहीं होता है। और हुँ, इसी हुँ। बात को लेकर के जो है वो भारत सरकार जो है वो हाई कोर्ट में गई हुई थी, जहां हाई जी, कोर्ट जी। में उनसे उसको जी। तवज्जो नहीं मिला और हाँ। जनगणना पर रोक की इजाजत नहीं दी, उसको नहीं रोका गया और कहा गया कि नहीं, आप जनगणना जारी रखिए। खैर, जी। तो लेकिन अब आप ये बताएं कि ये पूरा का पूरा अख्तियार केंद्र सरकार का देश में जनगणना कराने का, तो आखिर आजादी के बाद से जो 65 वर्ष तक कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस ने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? हर 10 साल पे जनगणना होती रही, आम जनगणना होती रही, लेकिन जातिगत जनगणना तो नहीं कराई किसी कांग्रेस की सरकार ने। आज जी। कैसे, बल्कि उस समय भी जब इसकी आवाजें उठती रही थी, तो उसका निरंतर विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी की जी, सरकार ने विरोध किया। आज ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई सामाजिक कि कांग्रेस पार्टी उस मांग के साथ खड़ी हो गई कि ठीक है साहब, जातीय जनगणना होनी चाहिए। और अभी क्या, अभी कल प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी और वहां उन्होंने एक वादा कर डाला मतदाताओं से कि अगर हमें आपने दोबारा सत्ता दी छत्तीसगढ़ की, तो हम यहाँ जातीय जनगणना कराएंगे। जी, जी। कांग्रेस के और नेता भी कह रहे हैं कि नहीं साहब, जातीय जनगणना तो होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए? तो इससे समाज में जाति व्यवस्था को समझने में मदद होती है, फिर उसके हिसाब से सरकार अपनी योजनाएं या दूसरी नीतियां बनाने में ज्यादा कारगर होंगी। अब यहां एक सवाल जो स्वाभाविक रूप से आएगा, नीतीश कुमार ने क्या कहा जनगणना के पक्ष में? जी। अभी 2 अक्टूबर को जब बिहार की जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए राज्य की सरकार ने, बिहार की सरकार ने, नीतीश सरकार ने, तो उस अवसर पे नीतीश जी ने जो बात कही वो बड़ी गौर करने वाली थी। जी। उन्होंने कहा कि इस जनगणना से हमें हमारे राज्य में जातियों की संख्या या किस जाति के कितने लोग हैं, उसकी आबादी क्या है, उसकी जी। जानकारी तो मिली और साथ में हमें उनकी आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिली। जी। और हम उस उनकी जो आर्थिक स्थिति की जानकारी मिली उसको हम अपने विकास का पैमाना बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो अगर उसकी आर्थिक स्थिति को विकास का पैमाना बनाना ही है, तो उनकी जाति से क्या लेना देना है? ऑब्वियसली। तो यानी कि आप क्या बताना चाहते हैं कि अगर कोई ठाकुर है और वो पिछड़ा है, कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है या कोई अगड़ी जाति का कोई और व्यक्ति है, परिवार है जो बिल्कुल निर्धन है, असहाय है, उनको उनका विकास आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इसका मतलब? जी। तो यानी आपका जो समावेशी विकास की बात आप नहीं कर रहे, आप फिर जातिगत विकास की बात कर रहे हैं। आप आर्थिक विकास की बात नहीं कर रहे, आप जातिगत विकास की बात करें। अगर आप आर्थिक विकास की बात करेंगे राज्य की या राज्य की जनता की, तो निश्चित रूप से फिर आप देखेंगे कि नहीं, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ, किसी भी मजहब का हो, हमें उसको आर्थिक विकास में शामिल करना है। मगर आप अपनी बात ऐसी कह गए जिससे ये साफ हो गई कि आपकी मंशा क्या है। यानी ये पूरी की पूरी जनगणना आपने आर्थिक विकास के लवादे के नीचे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए की। तो भाई आप स्वीकार करो, इस देश स्वीकार की नहीं करना है। राजनीति में, इस देश की राजनीति में जाति,
पंथ, संप्रदाय, धर्म, इनका महत्व तो शुरू से रहा है। तो फिर इनकार कैसा है? अगर आप उस एजेंडे को और गहरा करना चाहते हो, उसको लेके और दूर दशकों आगे बढ़ना चाहते हो, जाना चाहते हो मीलों, तो फिर उसको स्वीकार करने में हिचक कैसी है? वेरी ट्रू। ये बड़ी बात आती है। जी। अब दूसरी बात, अब जब से जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं, तमाम तरह के विश्लेषण आ रहे हैं, और ये विश्लेषण बड़े बौद्धिक और राजनीतिक पंडित लोग कर रहे हैं बैठ के, बड़े बड़े पत्रकार भी कर रहे हैं टीवी चैनलों पे, जी जी। कि साहब इससे फला पार्टी को नुकसान हो जाएगा, बीजेपी को नुकसान हो जाएगा जी। अच्छा, क्यों हो जाएगा नुकसान? तो इसलिए कि पिछड़े इतने हैं, और जब पिछड़ों का प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन पिछड़ों को आज जब जनगणना हुई उसके बाद से उनको वोटिंग राइट मिल जाएंगे। उससे पहले तो वोट डाल नहीं रहे थे, और ना ही उससे पहले उनको पता था कि वो पिछड़ी जाति के हैं। बड़ी कमाल की बात है। जी जी। अब तक जब तक जनगणना नहीं हुई, तो अगर कोई व्यक्ति वहां पे शेड्यूल कास्ट है या कोई व्यक्ति पिछड़े वर्ग का है, ओबीसी है, तो उसको पता ही नहीं था कि मेरी जाति क्या है साहब। जी जी। वो तो अब उनको पता चला इस जनगणना से कि उनकी जाति क्या है, और अब उनको पता चला कि मेरी जाति चूंकि ये है इसलिए मुझे वोट किसको करना है। क्या हास्यास्पद बात है भाई। हम ये तो मान सकते हैं कि चलिए, चूंकि तमाम राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, वो जब वोट में अपने, जब चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारते हैं दल, तो वो निश्चित रूप से वहां का जाति सांप्रदायिक समीकरण देखते हैं। ये दुर्भाग्य है लेकिन एक सच है। हाँ, उनको वहां पे थोड़ा अपना हिसाब किताब सही करने में मदद तो मिलेगी जाति जनगणना के आंकड़ों से, कि चलो साहब ये क्षेत्र है, यहाँ पे पिछड़ी जाति के इतने लोग हैं, तो चलो यहाँ पिछड़ा बहुल क्षेत्र है तो यहाँ पिछड़ा कैंडिडेट दे देते हैं, या फिर कहीं और दूसरे अगड़े जहाँ सवर्णों का बड़ा वर्ग है तो वहां पे सवर्ण कैंडिडेट देते हैं। तो ये चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से तो एक इम्पोर्टेंट इनपुट हो सकता है जी। लेकिन ये सीधे मतदाता का रुझान कैसे बदल सकते हैं, मेरी ये समझ बात नहीं आती। चलते चलते सर एक चीज और जानना चाह रही हूँ आपसे मैं। अब हमने ऑब्वियसली इंडिया अलायंस की बात की है। मनीष सिसोदिया इस समय जेल में है, संजय सिंह भी शिकंजे में है, उनका अगला कदम तिहाड़ जेल की तरफ ही जा रहा है। तो अब मतलब मैं ये सवाल आजकल सबसे पूछती हूँ जो भी मेरे शो पे आता है, क्योंकि बात यही चल रही है आजकल। तो अगला नंबर अब किसका है, आप क्या एज्यूम करते हैं? नहीं, देखिए, ऐसी कोई भविष्यवाणी मुझे लगता है उचित नहीं होगी। यह तो निर्भर करेगा कि जो ईडी उसकी जांच कर रही है, सीबीआई जो शराब घोटाले की जांच कर रही है, और शराब घोटाले से जो जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उसकी जांच कर रही है। अब उस जांच में जो इस मामले की परत खुलती जाएगी, त्यों-त्यों कुछ चेहरे सामने उजागर होते जाएंगे, और फिर जो अब तक होता आया है कि मनीष सिसोदिया पकड़े गए, उसके बाद फिर अब संजय सिंह भी लगभग उसी मामले में उनसे पूछताछ की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये निर्भर करेगा कि जो जांच एजेंसियां हैं उनकी अगली फाइंडिंग्स क्या होती हैं, या जो बात अभी रिमांड में लेने के समय ईडी ने जो कोर्ट को एक बात कही थी कि साहब हम संजय सिंह को, बाकी जो और आरोपी जिनको हमने पहले से गिरफ्तार कर रखा है, हम उनके आमने सामने मीटिंग कराना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये जांच एजेंसी के काम करने का अपना तरीका होता है कि वो भिन्न जो एक केस के आरोपी होते हैं उनको आमने सामने करके क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसमें कई नई चीजें भी निकल के सामने आती हैं, हो सकता है कुछ नए नाम भी निकल करके सामने आए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा कि अगला निशाना कौन होगा, और हमें लगता है कि जो कही सुनी बातों के आधार पे हमें किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि हमें इंतजार करना चाहिए कि अगली शायद जब भी कोर्ट की अगली सुनवाई होगी इस मामले में, और जब रिमांड के बाद पूछताछ रिमांड में जो कुछ भी नई जानकारी हासिल करेगी जांच एजेंसी, और उसके बाद फिर उस जांच के साथ
संजय सिंह को कोर्ट में पेश करेगी। तब अगर वास्तव में उसके पास में जांच एजेंसी कुछ पुख्ता और सबूत ला करके जुटा सकती है इस बीच में और उसको पेश करती है कोर्ट में, तो हो सकता है कि मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन की तरह संजय सिंह को भी जमानत मिलने में मुश्किल होगी, थोड़ी परेशानी हो सकती है। बट ये निर्भर करेगा कि कितना प्रामाणिक, कितना पुख्ता, किस स्तर का सबूत प्रमाण जो है वो जांच एजेंसियां कोर्ट में पेश करने में सक्षम होती हैं, सफल होती हैं। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और दर्शकों को बहुत सटीक जानकारी दी आपने। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत-बहुत आपका आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।